and that preservation was the first aspect, which was to write it down. तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे पहले जो फॉर्म है ट्रेडिशनल आर्ट की और जो सबसे सीक्रेट फॉर्म है ट्रेडिशनल आर्ट की वो खताती है. तो ये प्रेजर्वेशन प्रोसेस था जिसमें खताती बेसिकली आपकी डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड है. उससे रिलेटेड फिर इल्यूमिनेशन है जिसे तहज़ीब कहते हैं, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड एराबेस्क. ज्योमेट्री जो है उसका स्ट्रक्चर मैथ्स पे खड़ा है, और जो एराबेस्क है वो नेचर है और उसकी एसेंस है. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जलाल विच इज़ द मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री, एंड जमाल विच इज़ the khubsurti of what Allah Ta'ala has created, and its essence which is then taken out in the form of stylized patterns and rhythms which express that beauty. और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो कमाल का पहलू पैदा होता है. तो the whole aspect of illumination is a reflection of what the direct knowledge is expressing. So if a person is absorbing the knowledge and he is refining himself along the principles of Kamal and through Jalal and Jamal, he is absorbing that knowledge. He is reflecting that knowledge. He is a radius for reflecting that knowledge. और इसमें एक और पहली जो है जो illustration आई थी वो आखिर में आई थी, because Islamic tradition में the focus initially was mainly on the writing and on the form of the written word and on the structure of the letter, because the letters themselves are revealed. The letters are not man-made, and they carry as in themselves the meaning, and they carry the essence of the meaning. तो अगर आप Arabic words में जाते हैं तो 2 या 3 हरूफ होते हैं जो उसके रूट वर्ड्स होते हैं जिससे वो मायना उस लफ्ज़ में आता है, और जब वो लफ्ज़ जुमलों में जमा होते हैं तो वो मायना एक्सप्रेस करते हैं. So at the base of it all was the letter. And it is that letter ultimately that starts with the first letter, because हमें अब इरफान साहब भी यही बताएंगे कि सारे जो हरूफ हैं वो भी ज्योमेट्री की फॉर्म में फिट आते हैं और वो भी सर्कल की फॉर्म में फिट आते हैं. उनका सारा प्रोपोर्शन और खूबसूरती जो है वो सर्कल से ही एनिमेट करता है, और सारी जो ज्योमेट्री के पैटर्न्स हैं उसके अंडरलाइन भी कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड सर्कल्स हैं. और जो मिनिएचर की फॉर्म है वो भी स्टाइलाइज्ड फॉर्म है और उसमें कर्विंग और स्ट्रेट लाइंस का खेल है, बट दे आर ऑल्सो क्लोज फॉर्म. सो दे देमसेल्व्स आर सिंबल्स एंड दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सोर्स, फ्रॉम द सेम नॉलेज. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले जो चीज़ है वो इल्म है, और फिर वो इल्म जो शक्ल इख्तियार करती है वो हरूफ हैं, और हरूफ के मखारिज भी हैं. तो अगर आप उन मखारिज को सही अंदाज में अदा करोगे तो आप उन अल्फाजों के सही मायने को अदा कर सकते हो. और ये मखारिज जो हैं और ये हरूफ जो हैं हमारी जो तहज़ीब में अरबी, फ़ारसी और उर्दू में कैरी थ्रू करते हैं. सो द नॉलेज इज़ कन्वेड नॉट थ्रू जस्ट द अरबिक दैट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोनाउंस्ड, but it is also carried into the next language which is Persian, and then into the next language that is Urdu. हमारे यहाँ because of the break with the English tradition and the fact that they changed our language and we have not been able to stay in touch with our own language, we have lost the grip on meaning. इसीलिए लफ्ज़ जैसे ट्रेडिशन एक अल्फाज है, हम इसको जदीद और कदीम में इस नज़रिए से देखते हैं. हम इस नज़रिए से नहीं देखते कि उसका असल मायना क्या है. ये सब एग्जांपल्स हैं बेसिकली अरबिक स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट पे. और ये कूफिक है 9th सेंचुरी, ये वेलम पे हुआ हुआ है और ये गोल्ड लीफ में है. ये अगेन इट्स ब्लैक इंक, अगेन कूफिक. ये अब वेस्टर्न कूफिक भी है, ईस्टर्न कूफिक भी है. सो वी हैव यहाँ पे वेस्टर्न कूफिक का एग्जाम्पल. बट एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि इवन इफ यू कांट रीड द वर्ड्स, you can feel the presence of the words. It's a very strong, very stark presence. इसमें ornamentation का भी कोई पहलू आया नहीं है, but जो इल्म है वो जिसे कहते हैं ना, it is sheer force in its sheer majesty. उसका जो जलाल है वो इन अल्फाजों में आपको लफ्ज़ों में नज़र आएगा. अच्छा, यहाँ पे ये पेज है शाहनामा फिरदौसी में से और ये 14th सेंचुरी है. इट्स about the period of I think the Mongols invasion into Central Asia. जो आपकी जो अब्बासिद खिलाफत है उसके उलटने के बाद की ये एक तस्वीर है. तो इससे पहले मैं ये मेंशन करना चाह रही थी कि जो भी किताबें बन रही थी और जो इल्म को महफूज करने का एक अंदाज़ था कि आपने लिखाई की तरफ फोकस किया, स्पेशली इस्लामिक ट्रेडिशन में, तो लिखना हाथ से होना था. इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेसेस. So everything that basically was being written down was being written down by hand.
So there were ateliers, there were proper libraries जिसमें एक पूरी आर्टिसान का ग्रुप होता था जो स्पेशलिस्ट थे अपने अपने फील्ड में. खतात अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट थे, कागज़ बनाने वाले अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट थे, स्याही बनाने वाले अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट थे, और उसी तरह ये रंग बनाने वाले थे. ऑर्नामेंटेशन के लिए जो इल्यूमिनेटर्स थे वो खुद अपने उनकी अपनी स्पेशलिटी थी, और जो मुसव्विर था, जो मिनिएचर पेंटर था, जो इलिस्ट्रेटर था, वो अलग स्पेशलिस्ट था. So this was part of the art of the book. So there was a whole group of 100-200 specialized skilled people who used to be part of a library under the patronage of a ruler, who developed these books which were stored in libraries and had for the access for the intelligentsia who was literate people, because आपकी literate community भी छोटी थी. तो basically आपकी courtly arts का ये हिस्सा है जिसमें बादशाह की कॉस्ट के ऊपर ये किताबें बनती थी और लाइब्रेरी महफूज होती थी, और उसके वहाँ से उसमें इंटरेक्शन थी विद द पीपल हु वर स्कॉलर्स. सो कोर्ट का जो माहौल था उसमें अगर बादशाह को शौक था तो इट वाज अ स्कॉलरली सर्कल अराउंड हिम, एंड हेंस a better quality of books available for them, and a lot of different languages, a lot of translation of in from different, especially Greek philosophy and all was being translated in this period. So we are looking at now a stage where आपकी उस्मानी खिलाफत गुजर चुकी हुई है, और आपकी उमैयद खिलाफत गुजर चुकी है, और आपकी बासित खिलाफत गुजर चुकी है. और बासित खिलाफत के बारे में तो ख़ास तौर पे इट वाज द गोल्डन पीरियड. मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ देती हूँ. इज़ रिमेंबर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ आर्टिस्टिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द इस्लामिक हिस्ट्री, particularly the period under Harun al-Rashid and al-Mamun, the 8th and 9th centuries. Scholarship, research, preservation of knowledge were the hallmarks of this time. Knowledge was synonymous with the revelation. Its preservation crystallized in the form of the written word and was further refined into the art of the book. So artisans worked in workshops known as kitab khanas, and these functioned as libraries where books were produced, collected, and preserved. And there were books on different subjects: astrology, medicine, mathematics, history, philosophy, literature. Talented artists were brought together to produce exquisite works of art for viewing by kings and courtiers, a courtly art not open to general public. Books were used to educate young princes for kingship and at the disposal of scholars at court. So, as I already mentioned most of this, that the Kitab Khana consisted of paper makers, color makers, calligraphers, illuminators, and miniature artists. All worked on a single commission meant for royal libraries, usually overseen by a head librarian working under the guidance of the wazir. Example is Rashid al-Din at Tabriz. ये इनकी बहुत famous थी, और इनकी एक अपनी भी private library थी. He was one of the ministers under the Mongols. Ilkhanid period के दौर में. Initially mobile workshops, artists and artisans traveled with the rulers as they moved about the kingdoms, and gradually centers of this art developed in the Persian world, most famous being Baghdad, Tabriz, Shiraz, and Herat. Also Isfahan. So 9th century में development of paper making techniques in the Islamic world imported from China gradually facilitated this art. And within the Islamic world, from the 7th to the 12th century, the central focus was on the written word, primarily the Quran, the Hadith, and other legal or scientific treatises related to the revelation. All creative endeavor was on the geometrical proportion and beauty of writing the word of God. अच्छा, शुरू में ये था कि there wasn't much encouragement on image making. And this gradually extended itself to illumination of पहले यह initially tentative steps were taken to illustrate scientific books, drawings of constellations or medicinal plants and animals. And this gradually extended itself to illumination of religious histories, moral stories, and one of the most famous is Shahnama Firdausi. Great care was taken not to paint people in a lifelike manner so as not to upset the orthodox Islamic clergy. And it is after the conquest of Iran by the Mongols, which led to the end of the Abbasid Khilafat in 1258, which is 13th century, strict religious restrictions on painting were relaxed. And thus the 13th century led to a new era of painting in Iran, gradually influenced by Chinese painting under the Mongols, and eventually synthesizing into a new and dynamic style of painting known as the Persian miniature.
अब यहाँ पे कुछ आपके पास ये मसनवी है, रूमी की मसनवी, एंड दिस इज़ ऑल्सो एट द मेट म्यूज़ियम। इसमें जो चीज़ देखने की है कि आपके जो इलस्ट्रेशंस हैं और इल्यूमिनेशंस हैं वो लिमिटेड हैं, और फॉर्म्स, ह्यूमन फॉर्म्स और नैरेटिव इतना विजिबल नहीं है लिंक टू द रिटन वर्ड। बट ये जो कागज़ में एक पूरा मार्जिन छोड़ा जाता है और इनर एक खाना बनाया जाता है जिसके अंदर फॉर्म लेती है राइटिंग, ये हमारी कॉस्मिक वर्ल्ड मैप है। कि जो बाहर वाली फॉर्म है उसको आप कह लें कि एक रेल्म ऑफ कॉन्शियसनेस है जहाँ अल्लाह ताला के हुक्म पे, कुन फयकून पे, वो फॉर्म इख्तियार करती है। तो जो बाहर वाली फॉर्म है वो कॉस्मोलॉजी की जो रेल्म्स हैं उसमें कहा जाता है कि लाहूत और हाहूत की दुनिया है, जो अभी फॉर्म नहीं इस्तेमाल इख्तियार की हुई, बट पोटेंशली फॉर्म इख्तियार कर सकती है। तो इसलिए ये गोल्ड डस्ट और एब्रू का इस्तेमाल होता है टू लीव द एम्बिग्यूटी। और जो ये जो फॉर्म जो आप देख रहे हैं जिसमें राइटिंग है, ये वाली जो दुनिया है इसको कहलाती है आलम ख्याल। सो आलम ख्याल दुनिया है जहाँ पे फॉर्म्स अपनी शक्ल इख्तियार करती हैं। उससे पहले जो सारी रेल्म्स हैं ऑफ कॉन्शियसनेस, वहाँ फॉर्मलेसनेस है। तो जब आपके पास इल्म आता है तो वो पहले फॉर्म की शक्ल इख्तियार करता है हरूफों की तरह, और फिर आपके अंदर उसकी मीनिंग जो है वो इन्फर होती है। तो जो इंटेलेक्ट है वो मीनिंग को इम्बाइब करता है। तो एक अंदाज से जब आप दुनिया में बैठे हैं तो आप आलिम ख्याल की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, और आपकी तवज्जो जा रही है उससे आगे कि ये जो सोर्स ऑफ ये इल्म है वो असल में डिवाइन रियलिटी है। तो डिवाइन रियलिटी तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है फॉर समबडी सिटिंग इन दिस रेल्म। तो उसको डिपिक्ट करने के लिए ज़्यादातर इस तरह की फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं, और गोल्ड लीफ का ये जो झाड़ है जो लाइट का बेसिकली सिंबल है उसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलें खान साहब। But how do we know this? This is basically something that is Sayyid Hussain Nasr, who, and through the Shazlis and Titus Burckhardt and all, they have referred to how the layout in Islamic art reflects the same cosmology. कॉस्मोलॉजी का तो पहले ही से बहुत ज़्यादा फोकस है कि वो जो 5 लेवल प्रिंसिपल प्रेजेंसेस हैं या लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं उनकी रिफ्लेक्शन है इस डिज़ाइन में। इसलिए हमेशा बॉर्डर्स इस्तेमाल होंगे, कालीनों में भी बॉर्डर्स इस्तेमाल होंगे कि उसकी एक इनर रियलिटी है और उस रियलिटी के बाहर भी रियलिटीज़ हैं। कि हमें कॉन्स्टेंटली ये याद दिलाई जाती है कि जिस दुनिया में या आलम में हम हैं उससे आगे भी बहुत सारा कुछ है। और मोस्ट ऑफ दीज कलर्स आर ऑल ऑर्गेनिक कलर्स। Okay, here is an example of the book binding itself, the hardbound cover. ये is in leather and gold leaf, और again the same, आपकी बाहर इन्होंने खताती की हुई है और अंदर ये सारा geometry का play है और arabesque. It's the same language which repeats itself from the outer form of the book through page by page that you turn. तो जब भी आप मिनिएचर पेंटिंग को आज मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हैं तो यू सी इट आउटसाइड इट्स कॉन्टेक्स्ट, बट इट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट, इट इज़ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस ब्यूटिफुल आइडिया ऑफ द आर्ट ऑफ द बुक विच इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रिजर्विंग नॉलेज। आगे चलिए। ये एक तस्वीर है जो अकबर के वक्त की बनी हुई है, और इट्स नॉट अ वेरी गुड, इट्स नॉट अ वेरी शार्प इमेज, बट यू कैन सी कि देयर इज, दिस इज एन अटेलियर जहाँ पे काम हो रहा है। बाहर का ये जो चौराया पानी का नज़र आ रहा है उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ है जो कागज़ बना रहा है। सो यू सी द मैन प्रोसेसिंग द पेज। और उसके बाद अंदर अगर आप देखें तो एक आदमी बैठा तस्वीरी शक्ल को बना रहा है, दूसरा वाला कुछ लिख रहा है। So this is not just a group of people who are basically artisans. These are people who are scholars. So अगर आपने इस knowledge को visually communicate करना है तो आपको उस knowledge की पूरी तरह से समझ होगी तो आप उसकी visual interpretation कर सकते हैं। तो miniature जो है वो एक visual communication है, but it is very closely linked to the text. So there is a narrative element to it, but a lot of the literature and historical moral stories had much deeper meaning. So for you to be able to reflect that deeper meaning in the imagery, you had to develop symbols. And it's these symbols that have been played out as a language in its own form through the centuries. तो अगर आप 12th century, 13th century की miniature paintings देखें और फिर 16th century की miniature paintings देखें
तो वो सिम्बल्स दोबारा आपको नज़र आते हैं बिकॉज वही किताबें दोबारा बन गई हैं. So it is the same language, but every time the only thing that's different is the stylistic development in techniques or the preference of the ruler at that time, the kind of work that he liked particularly. It was a personal choice. आगे चलें. तो ये वो cities हैं. I don't know whether you can see them. मैंने underline की हुई थी. नीचे फर्स में शिराज है, इस साइड पे हिरात है, उधर इस्फहान है, ऊपर तबरीज है. Herat was the center during the Timurid period. And Shiraz is Safavid period. And the work that was done during the Safavid period included the influences from the Herat painters. So as we go ahead, I'll point those out as well. आगे चलें. ये एक example है astrological manuscript Baghdad 14th century. अच्छा, ये जामिया अल-तवारिख इज़ एन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड इट्स तबरीज़ 1314 जो रशीदुद्दीन के दौर में बनी थी. एंड यहाँ पे जो चीज़ मैंने ख़ास तौर पे इसको रखना था इज़ दैट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट्स चाइनीज़ इन्फ्लुएंस. तो अगर आपको नज़र आएगा तो बाल, इनके लिबास, इनकी दाढ़ियाँ, इनकी शक्लें, ये सब आपको एक ख़ास चाइनीज़ इन्फ्लुएंस नज़र आता है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ पर्शियन इल्यूमिनेशन और इलस्ट्रेशन का जो दौर है. आगे चलिए. Could I also just ask, इसमें अब चेहरे नजर आने शुरू हो गए हैं. देखें आर्ट में यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जब मंगल बादशाह आए थे ना यहाँ पे ये जो the Ilkhanids, they came from China. Now Chinese language is a visual language. Even today if you look at the Chinese script, the words are visual. They will develop, you will be able to infer meaning by looking at them. Whereas our script is more a sonorous universe और हमें sound के ज़रिए we infer meaning. तो इनको हमारी किताबें देख के they wanted visuals. So they wanted the ateliers to develop books which had visuals. So initially the samples that our artists were shown were Chinese visual samples, but they had to develop them in such a way that they were in context with our principles of using imagery. तो उसकी वजह से अगर आप देखो तो फॉर्म स्टाइलाइज्ड है. जब आप स्टाइलाइजेशन में ह्यूमन फॉर्म पे जाते हो तो आप पर्टिकुलैरिटी से हट के उसकी एसेंस में चले जाते हो. तो इट एक्ट्स मोर एज अ सिंबल रिफ्लेक्टिंग ए ह्यूमन बट नॉट नेसेसरी अ पर्टिकुलर ह्यूमन. सो इट इज अ फाइन लाइन बिटवीन शिर्क एंड यूजिंग अ सिंबल वर्सेस अ ह्यूमन फॉर्म. ये जो है ये एक सेम मैन्यूस्क्रिप्ट. दिस वन इज अ नैरेटिव ऑफ रुस्तम. जब अच्छा ये तस्वीर 3 डेथ्स सिमल्टेनियसली रिफ्लेक्ट कर रही है. एक अगर आप देखें टू द लेफ्ट ऑफ द पिक्चर इज द हॉर्स. ही इज फॉलन इनटू अ पिट एंड ही इज डाइंग क्योंकि उस पिट में कांटे. रुस्तम जो है वो सेंट्रल फिगर है एंड ही कम्स आउट ऑफ द पिट एंड ही इज पुल्ड एरो आउट ऑफ हिज back pouch and he's about to shoot Shagal, who is the cause of this him falling into the pit. So you see 3 people. रुस्तम के अंदर भी अगर आप देखें तो एक एरो उसके अंदर pierce करा हुआ है. तो वो घोड़ा भी मर रहा है, he is himself dying, and the brother behind the tree is also being shot. So this is a very potent image of simultaneously action taking place and 3 deaths taking place. But it doesn't carry the same pathos and mood the next image does. इससे आगे चलिए. But Rustam has to be a particular human. रुस्तम इज, अब आप बेसिकली ये शाहनामा फिरदौसी में से है तो ये रुस्तम इज अ पर्शियन हीरो. So if you use him as a real person or as a hero in the story, the aim of the artist is to depict the narrative that the text is indicating in a visual form. So he has to use whatever tools that are present for him. But to turn words into a picture is a very difficult thing to do. Because words के लिए तो आपके पास endless amount of words हैं और pages हैं. But आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो visuals थे इनको इस सफ़े में एक horizontal सी script की जगह मिलती थी. मतलब वहाँ 4 लाइनें होंगी जिसमें इन्होंने ये तस्वीरी खाका पेश करना है जिसमें सारे लफ्ज़ों का निचोड़ है. तो अब ये वो पीस है जो मेरे लिहाज से चाइनीज़ से पर्शियन सेंटिमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है और जो एक पर्शियन स्टाइल और एक मिजाज है ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन वो नज़र आता है. तो इसमें इट्स अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रीवियस इमेज
दैट इज़ अ मच सिंपलर इमेज जिसमें लाइन वर्क है और 2-3 रंग हैं, और इधर आप देखते हो तो ये घोड़े को मरते हुए भी नज़र आता है, उसमें खून भी है, उसमें उसके स्पाइक्स भी हैं, और उसकी डिच की फीलिंग भी है, ऑल्दो इट्स एन एरियल perspective. So I mean, to handle such spatial techniques 13th century and to stay true to the Islamic tradition without moving into something that could be considered blasphemous, they had to find a very narrow path to tread. And ये वही है कि वो रुस्तम वहाँ से निकलता है और वो अपनी भाई को दोबारा he is shooting. So it's the same triptych, but the mood has been changed. It's much more somber, much more melancholy. The tree looks a little more ominous rather than just a benign tree. So there is a very different mood between the two pictures. Irfan साहब आगे पीछे करेंगे for the 2 minutes. And far more sophisticated use of form in terms of the plant, the tree, the pit, the spikes, the way the horse has been shown. So ये थी वो transition of an influence which was Chinese into a Islamic tradition which then made it its own. आगे चलें. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अब पूरा पेज है, इसमें जो खत्ताती है वो अगले पेज पे चली गई है, वो अपने खाने में, और तस्वीरी जो खाका है इट इज़ ग्रोन फ्रॉम जस्ट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इनटू अ पेज इन इटसेल्फ. एंड इसके अंदर अगर आप देखें तो you see a lot of things which logically should not be able to see. कि आपके पास 2 लोग बैठे हुए हैं गार में, और गार में अंधेरा है, और आप गार के अंदर भी देख सकते हैं और गार के बाहर भी देख सकते हैं. तो ये पत्थरों के थ्रू देखना, conceptualizing an idea which is being related in the word into a picture, was the speciality of these artists. How they were able to create a conceptual idea and reflect it without getting into any type of sort of, what is the word for it, controversy with the clergy at that time. अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगी कि वही बॉर्डर है और उस बॉर्डर के बीच में से एक दरख्त गुजर रहा है. अब जो दरख्त है, we have those of you who attended yesterday's lecture, is the good word. And it's the good word basically that it allows you to assimilate the word through action and then to be able to lift the veils. So the tree has moved out of the realm of alam-e-khayal into the realm that is beyond, which is the realm of the divine reality itself. तो जो दरख्त है वो एक अच्छा अल्फाज जो है, जो इल्म है, उसके ज़रिए से बेसिकली आप ट्रांसेंड करते हैं. तो ये जो एक अंडरलाइन फैक्टर है इस्लामिक आर्ट में ऑफ यूजिंग सिम्बल्स टू एक्सप्रेस रियलिटीज़, ये यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है. और जो सुनहरी रंग आपको नज़र आ रहा है एट द बैक ऑफ द माउंटेन इज़ बेसिकली ये गोल्ड लीफ, और गोल्ड लीफ जो है वो नूर या अल्लाह ताला की रेडियंस की अलामत है, और उसके ज़रिए से दुनिया फॉर्म में आती है. तो जो आसमान में हमेशा ये याद इस्तेमाल करते हैं गोल्ड लीफ एज नूर, एज लाइट, विच इज़ ऑल्सो सिंबल फॉर नॉलेज, और या ये इस्तेमाल करते हैं नीला रंग जो रहमत का सिंबल है. सो बोथ ऑफ दोज बेसिकली आर द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन विच अंडरलाइंस ऑल फॉर्म. ऑल फॉर्म इज़ मैनिफेस्टेड थ्रू इट. तो अगर आप अंधेरे में होगे तो आपको कुछ नहीं नज़र आएगा. तो जो नूर है वो बेसिकली नॉलेज है, और वो नॉलेज है जिससे ये फॉर्म आपके सामने आपकी नज़रों के आती है. So you are sitting in the physical realm, looking into something which is in the realm of आलम-ए-ख़याल, and realizing at the same time कि वो focus में या form में manifest इस तरह हो रही है क्योंकि वो अल्लाह ताला के नूर की तजल्ली है. टेक्स्ट में जिक्र है. जब आप मजनू और लैला की कहानी की बात करते हो ना, तो बेसिकली ये हकीकी और मिजाजी इश्क की कहानी है. तो लैला को चाहते चाहते वो अपना आप ही खो देता है. तो उस हिसाब से उसने अपने अंदर जो सारे भूत जमा किए हुए थे उन सबको कॉन्कर कर लिया हुआ है. तो इट इज़ दिस सीन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. सो द आर्टिस्ट इज़ बेसिकली अगेन यूजिंग symbolism to reflect a state of mind which is shown in the form that the artist is sitting in, the figure is sitting in. एक तो वो बिल्कुल ही ढांचा बन चुका हुआ है, उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए, और वो सब कुछ भूल चुका हुआ है. डॉग जो है वो हमने क्या कहा था उस दिन, वो भी आई थिंक इज नफ्स. घोड़ा भी नफ्स है, कुत्ता भी नफ्स है. वो कुत्ता निकालने वाला नहीं, वो जो पानी में, वो जो आपने कितनी दफ़ा तो पर्शियन पोइट्री में कुत्ते के बारे में सुना हो. और जिस
तरह हमारी आजकल का दौर में जो हमने एक इस्लाम राइज किया हुआ है, जिससे लोग खुद जी चाहते हैं कि दिल छुड़ा लें, क्योंकि वो it doesn't appeal to them. I mean, we look at our own religion today, it is about hatred and division and who is right and who is wrong. तो फिर why would you want to lean towards that knowledge, or why would you want to even study that knowledge in more depth? So then you are much more inclined to something जो आपको पसंद आता है, या आप ज़्यादा उसके साथ अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, और उस तरह आपकी ज़िंदगी का जो तौर तरीका है उसके अंदर आप जी सकते हैं. जब आपको ट्रेडिशन इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और रिलीजन जो है आपको बिल्कुल सांस घोट रहा है, तो यही हुआ था क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी. उन्होंने भी इसी वजह से उससे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की थी. और बिकॉज आर्ट लिबरेट्स लिटरेचर, तो एंड लिटरेचर बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द नफ्स, द सोच ऑफ दैट टाइम, जो फिक्र है. तो जो फिक्र उस वक्त थी वही उनके आर्ट में आई, और जो आजकल के दौर की फिक्र है वो हमारे आर्ट में आ रही है, क्योंकि आर्ट बेसिकली एक विजुअल लैंग्वेज है. कह तो कुछ नहीं है. जो मैं बात करनी चाह रहा हूँ ये कि जो आर्टिस्ट है वो अपने जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, या फिर वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या तो तालीम ऐसी हो ना, जब आपकी तालीम में आपको समझ ही नहीं है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है वो बहुत रिच है, आप ना अपनी फ़लसफ़े से ताल्लुक़ रखते हैं, ना आप अपनी थियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं. आपने अगर पढ़ी होगी तो आपने कुरान पढ़ी होगी, उसकी तफसीर पढ़ी होगी, बाकी आपकी सारी तालीम, मैथ्स, फिज़िक्स, लिटरेचर इज़ वेस्टर्न. All your sciences are Western, all your literature is Western. I mean, you study Urdu at a very limited level, you don't study Farsi. How are you going to be influenced with what is at the source? You will not make those connections.